हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन। तो आज का वीडियो जो है पहले इंट्रोडक्शन है। जैसे आप यहाँ मोल देख पा रहे हो, पूरा ऑटोमोबाइल मोल हम इसको करने वाले हैं। तो सबसे पहला वीडियो जो होगा इसकी इंट्रोडक्शन होंगे। इसमें मैं आपको डीएफएम बनाऊंगा, पार्ट की एनालिसिस कराऊंगा, मोल में क्या क्या चीज़ें लगा रखा हो, क्या क्या पार्ट है, क्या क्या स्टैंडर्ड यूज़ कर रखा हो, तो सारा चीज़ें जो है आज का पहला वीडियो में आपको बताऊँगा। तो पहला वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इस वीडियो में आपको क्या क्या सीखने वाले हो, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इन फ्यूचर आने वाले हैं। तो बहुत कुछ चीज़ें आपको पता लगने वाला है। ठीक है, आप मोल देख पा रहे हो, लेकिन बहुत कुछ चीज़ें ऐसा होता है जिसको आपको नहीं पता है। तो हम जो है इस वीडियो में आपको सारा चीज़ें बताने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहले जो मेरा ऊपर का जो प्लेट देख पा रहे हो, मैं प्लेट से स्टार्ट करता हूँ। ये मेरा इंसुलेटिंग प्लेट है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, नायलन से बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो टॉप प्लेट है, बेसिकली 2 प्लेट मोल्ड है, आपको पता ही है। टॉप प्लेट हो गया, ठीक है, ये केविटी हाउसिंग हो गया। ठीक है, उसके बाद आपके कोर हाउसिंग आ जाएंगे, राइजर आ जाएंगे, आपकी ये स्पेशर बोल सकते हो, है ना, इजेक्टर प्लेट, बैक प्लेट, और आपका लास्ट में आ जाएंगे बॉटम प्लेट, और उसके नीचे आ जाएंगे आपके इंसुलेटिंग प्लेट। इंसुलेटिंग प्लेट इसलिए लगाया हमने, जब भी आप हॉट टनर मोल्ड बनाओगे, इसमें आपको इंसुलेटिंग प्लेट लगाना पड़ता है। ठीक है, तो कभी कभी इंटरव्यू वगैरह में ये पूछते हैं कि इंसुलेटिंग प्लेट कौन सी मटेरियल का बनाते हो, तो आप वहाँ पे नायलन वगैरह हम ज़्यादातर बनाते हैं इसमें। उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे प्लग देख पा रहे हो, जो है ये हॉट रनर मैनिफोल्ड का आपका प्लग है। जो हम हॉट रनर सिस्टम यूज़ करते हैं, उसके लिए आपको प्लग देना पड़ता है। इसका भी आपको स्टैंडर्ड आता है, ये आपको स्टैंडर्ड लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी क्या स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं हम, बेसिकली जो हॉट रनर यूज़ करते हैं, योडोका वगैरह का यूज़ करते रहते हैं। तो वहाँ पे मैं जैसे आपको हॉट रनर में जाऊँगा, तो कौन से हम मोस्टली 2 हॉट रनर मोल्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, दोनों हॉट रनर के नाम और इसके पार्ट में आपको अवेलेबल करवा दूँगा। तो ये मैनीफोल्ड है, आप देख पा रहे हो। यहाँ पे यहाँ नोजल है, सिंगल नोजल है, और ये जो गेट यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे मैं बनाना गेट यूज़ करूँगा। ठीक है, बनाना गेट या टनल गेट आप बोल सकते हो। तो इसको कैसे बनाना है, इसकी ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंपनी में यहाँ यूज होता है। आपको किस तरीके से क्या इंसर्ट लगा के बनाना है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। उसके बाद देख पा रहे हो, यहाँ मेरा आई बोल्ट है, इसको जो है मोल को लिफ्टिंग करने के लिए काम आता है। यहाँ पे ऊपर एक आई बोल्ट है और यहाँ पे दोनों एक आई बोल्ट है, क्योंकि मोल क्या होगा, यहाँ पे बैलेंसिंग करने में मुझे यहाँ पे अलग से एक स्पेशल देना पड़ रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ रेड कलर का, यह मुझे अलग से स्पेशल देना पड़ता है। तो यहाँ पे आई बोल्ट को उठाने के लिए 2 आई बोल्ट हमने लगा रखा है नीचे। ठीक है, उसके बाद अगर हम मोल्ड करते हैं, यह मोल्ड का जो है आपका, ठीक है, मोल्ड क्लोज कंडीशन के लिए हमने यहाँ पे जो है एक लगा रखा है। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम इंटरलॉक भी बोल सकते हो आप। यहाँ पे एक इंटरलॉक है और एक इस साइड में आपका इंटरलॉक है। ठीक है, यहाँ पे 2 साइड में हमने इंटरलॉक लगा रखा है। अब इसको हम थोड़ा सा घुमाते हैं, यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे जो है हमने क्या लगा रखा है, यहाँ पे लिमिट लगा रखा है। ठीक है, तो इसका जो लिमिट स्विच है, इसका जो प्लग होगा आपका, ये आप इस तरह का देख रहे हो, ये मेरा प्लग है। ठीक है, इस तरीके से आपका जो है ये कूलिंग का देख रहे हो, कूलिंग का जो यहाँ पे सारा कूलिंग जो होगा यहाँ पे, तो यहाँ से आपको ऑपरेट होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कूलिंग के लिए बना रखा है। ये स्टैंडर्ड है, अगर कंपनी मांगते हैं आपको देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जो कूलिंग के मैनीफोल्ड है आपको इधर देना पड़ेगा, अगर कंपनी मांगते हैं। तो ऊपर आप देख पाते हो, तो ये लिमिट के लिए जो है मैं अलग से प्लग बना रखा हूँ। तो यहाँ पे जितना भी आप देख पा रहे हो, ये कूलिंग के लिए निपल वगैरह के लिए हम डाल रखे हैं, इस तरीके से होगा। ये वो डायरेक्शन भी आपको देना पड़ेगा, किस डायरेक्शन में आउट है, किस डायरेक्शन में इन है, ऐसे जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक एक चीज़ें मेंशन करना पड़ेगा। और कूलिंग जो है कैसे कैसे कूलिंग होगा मैं आपको मोल में बताऊंगा। कभी आप देख पा रहे हो स्ट्रेट कूलिंग हो रहा है, कभी एंगल पे हो रहा है, ठीक है, कभी बफल कूलिंग हो रही है। तो कौन सा कूलिंग कैसे यूज़ करना है, क्या डायमीटर है, टेपिंग कितना रखना है, तो सारा चीज़ें मैं आपको मोल पे बताऊँगा। ठीक है, अब हम जो है इसमें आपको अलग से दिखाने चीज़ें देखो। यहाँ पे जो है पहला गेट देख लो, तो गेट जो है ना आपका, यहाँ पे ऑफसेट गेटिंग है। ठीक है, ऑफसेट गेटिंग है, आप देखोगे, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऑफसेट गेटिंग है, ऑफसेट गेटिंग है, लेकिन ये डायरेक्शन जो है ना, ये किस डायरेक्शन में है आपका, एक्स डायरेक्शन में है। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में अगर ऑफसेट गेटिंग होता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर वाई डायरेक्शन में आपका गेटिंग होता है, तो अलग से यहाँ पे 2 आपको स्पेशल लगाना पड़ता है, बराबर है, या 3 लगाना पड़ता है, मोल्ड की साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की साइड हो रहा है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको मैं एक बार गेट दिखा देता हूँ। जो मेरा गेट है, यहाँ पे देखोगे, ये देखो ध्यान से, आप देखो, ये इस तरीके से आपको गेट बनाना पड़ता है। तो ये गेट से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो गेट है इसकी पूरा कैलकुलेशन होता है। ठीक है, ये जो पूरा कैलकुलेशन होता है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ गेट की। इसमें आपको सेक्शनिंग काट के देता हूँ मैं, एक बार आप देखोगे तो पता लग जाएगा आपको। ठीक है, इसको बोलते हैं हम बनाना गेट या टनल गेट भी बोल सकते हो आप। देखो सेक्शन, ठीक है, ये देखो, ये पूरा गेट है। ठीक है, ये जो गेट है इंसर्ट डाल रखा हो, ये आप देख पाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी पूरा कैलकुलेशन होता है। ये कैलकुलेशन मैं आपको जब गेट कराऊंगा सिखाऊंगा इसकी कैलकुलेशन, और बाकी कुछ चीज़ें जो भी पूछना होगा आप बेझिझक पूछ सकते हो। यहाँ पे आप देख पाओ मेरा इजेक्टर पिन है, इजेक्टर पिन की मैं यहाँ पे रिलीफ यूज़ कर रखा हूँ। ठीक है, कितना रिलीफ करना है, कितना mm रखना है, इसका भी स्टैंडर्ड होता है, आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, यहाँ पे बफल वगैरह मैं यूज़ कर रखा हूँ, इसके बारे में भी आगे बताऊंगा। अब मैं सबसे पहले आपको कंपोनेंट में ले आता हूँ। ठीक है, एक बार मैं मोल में दिखा देता हूँ, क्या लिफ्टर है, स्लाइडर है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ।
फिर हम जो है कंपोनेंट में आएंगे, फिर कंपोनेंट की हम एनालिसिस करेंगे। मैं सेक्शन को बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो है मैं इसमें आपको स्लाइडर और लिफ्टर दिखा देता हूँ, अंडरकट्स वगैरह है, ठीक है। तो इसको मैं हाइड कर लेता हूँ। सबसे पहले जो है हम कंपोनेंट की एक एक करके कोई भी स्लाइडर ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये जो आप देख पाओगे ये मेरा लिफ्टर है बेसिकली, ठीक है, ये लिफ्टर है, ठीक है। अब ये जो लिफ्टर है आप देख पा रहे हो, यहाँ पे कभी डबल पिन लिफ्टर है ना, कभी डबल रॉड लिफ्टर है। तो यहाँ पे बेसिकली है क्या, यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पे मैं कस्टम मेड लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं कुछ कस्टम नहीं लिखा हूँ। क्यों? क्योंकि जो कस्टम है मतलब वहाँ पे कहीं पे मशीनिंग का यूज़ करना पड़ेगा। अब मतलब मशीनिंग क्यों यूज़ करना है, मशीनिंग इसलिए यूज़ करना है, कभी कभी कस्टम चीज़ है ना हम अपने हिसाब से नहीं बना पाते, उसमें अपना कुछ एंगल का दिक्कत आती है, कहीं पे डिग्री का दिक्कत आती है, तो अपने को कहीं पे ना अपना खुद का कस्टमाइज़ करना पड़ता है, ठीक है। कस्टमाइज़ मतलब वहाँ पे अपना मशीनिंग करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे जैसे लिफ्टर है, यहाँ पे कुछ लिफ्टर है, इसकी मैं आपको एंगल दिखा देता हूँ लिफ्टर की। ये कस्टम नहीं है, इसकी आपको एंगल दिखोगे ना, कितना डिग्री का एंगल है, 10 डिग्री का आपका एंगल है, ठीक है। 80 आ रही है, 90 माइनस 80 आपका 10 डिग्री का ये आपका लिफ्टर है। तो 10 डिग्री इट्स ओके, क्योंकि हम कितना मैक्सिमम 15 डिग्री तक ले जा सकते हैं, 15 करेंगे, लेकिन हम 14-13 से ऊपर तो जाते नहीं है, लेकिन हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ओके है 10 डिग्री मेरे हिसाब से ओके है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखो सिंगल रॉड यूज़ कर रखा हो, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे 2 रॉड यूज़ कर रखा हो। एक आपका मेन रोड है। अब मेन रोड कौन सा है आपका, जो आपका पार्ट के साथ कंपोनेंट के साथ कनेक्ट रहेगा वो आपका मेन रोड होंगे, ठीक है। मेन रोड के साथ जो आपके कनेक्ट रहेंगे इसको हम क्या बोलते हैं, सपोर्ट रोड बोलते हैं, ठीक है। इसको लिफ्टर को सपोर्ट रोड बोलते हैं। अब इसको यूज़ कहाँ करना पड़ता है, आपको मैं अभी इसका एंगल दिखा देता हूँ एक बार। जहाँ पे 15 डिग्री के ज़्यादा, यहाँ पे कितना डिग्री है, 20 डिग्री, मतलब 15 डिग्री से ज़्यादा है आपका, यहाँ पे भी टेपर्ड है, देखो यहाँ पे टेपर्ड है, प्लस रॉड का एंगल अलग है। देखो यहाँ पे रॉड का एंगल कितना है, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं, 20 डिग्री उधर हो गया, और इधर में देखता हूँ कितना डिग्री है, 4 डिग्री, ठीक है। तो कितना हो गया, 24 डिग्री। पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे मेरा लिफ्टर की जो रॉड है वो टूट जाएगा, क्योंकि इसमें लोड ज़्यादा पड़ जाएंगे, इसमें टूट जाएंगे। तो इस केस में आपको सपोर्ट रॉड लगाना पड़ता है। अब इसकी कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा मोल्ड डिजाइन पे, तब इसकी हम लिफ्टर की मोल्ड डिजाइन करेंगे। एंगुलर कैलकुलेशन क्या करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जॉइन लिफ्टर है, ठीक है, जॉइन लिफ्टर को कैसे बनाना है। देखो यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे हम जॉइन कर रहे हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे बनाना है, ठीक है। कस्टम में कस्टम कैसे बनाएंगे, कहीं कहीं आपको स्टैंडर्ड पार्ट से आप ले सकते हो, लेकिन इन फ्यूचर में जाने के बाद वो स्टैंडर्ड पार्ट चेंज हो जाता है, आपको अपने हिसाब से कुछ चीज़ें बनाना पड़ता है, कस्टमाइज बनाना पड़ता है, अपने हिसाब से बनाना पड़ता है। तो उस केस में कैसे करेंगे, इसकी रेफरेंस कैसे सेट करेंगे, कैलकुलेशन क्या होगा, तो सारा चीज़ें मैं आपको उस टाइम में बताऊँगा, ठीक है। अब जो हम आते हैं स्लाइडर पे, ठीक है। और लिफ्टर में एक चीज़ और आपका रह गया है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखोगे, लिफ्टर को मैं जूम कर देता हूँ कंपोनेंट में। लिफ्टर मेरा देखो ये कंपोनेंट जो है कैसे निकलेगा, एक बार मैं पार्ट एनालिसिस में आपको दिखाई दूंगा। यहाँ पे देखो मैं लिफ्टर को ना कनेक्ट नहीं करा हूँ, यहाँ पे आप देखोगे ना, ऊपर वाला फेस में दिखा देता हूँ, इस फेस और इस फेस कनेक्ट नहीं है। क्यों कनेक्ट होना चाहिए, लिफ्टर थोड़ी ना हवा में चलता है, उसको तो गाइड चाहिए ना, इसलिए कनेक्ट नहीं कराओ। क्योंकि यहाँ पे लिफ्टर चलेगा इस डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में चलेंगे, आपका -x में चलेगा, है ना। -x डायरेक्शन मतलब ये आपका x डायरेक्शन इधर है, तो -x में चलेंगे आपको, ठीक है। मैं एक बार कार्व लगा देता हूँ, देखो इस डायरेक्शन में चलेंगे आपका लिफ्टर, राइट। यहाँ पे अगर इस डायरेक्शन में लिफ्टर चलेंगे तो यहाँ पे ये वाला एज को डैमेज कर देगा जो मैं हाईलाइट कर रखा हूँ, राइट। तो ये वाला एरिया को डैमेज कर देगा ना इधर, तो ये डैमेज होगा, तो यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो मेरा टूट जाएगा। देखो बहुत कुछ चीज़ें समझ के बनाना पड़ता है, ऐसे आप नहीं बना पाओगे। तो उस केस को हम ठीक करने के लिए यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लिफ्टर लगाया हूँ। अब ये जो स्ट्रेट लिफ्टर है ये किसके ऊपर गाइड करेंगे, आपके ये वाली ब्लॉक के ऊपर ही गाइड करेंगे। ये जो टेपर लिफ्टर है और जो स्ट्रेट लिफ्टर के ऊपर जो है ये गाइड करेगा। गाइड कैसे करेंगे, ये इस डायरेक्शन में आएंगे, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में आएंगे। आपको मैं एक बार जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको, इस डायरेक्शन में आएंगे। यहाँ पे देखो मेरा स्टेप बना रखा हो चलने के लिए, देखो यहाँ पे मैं आपका स्टेप बना रखा हूँ, ठीक है, चलने के लिए। तो आप देख पाओगे यहाँ पे चलने के लिए मैं यहाँ पे स्टेप बना रखा हूँ। तो इस तरीके से ये काम करेंगे। जितना भी ऑटोमोबाइल मोल बनाते हो ये प्रॉब्लम मिलते ही मिलते हैं। इसको एलिमिनेट करने के लिए आपको इस तरीके से आपको मोल बनाना पड़ेगा। तो ये सीधा जाएंगे, एक इजेक्टर रॉड की तरह काम करेंगे, और ये जो है लिफ्टर की तरह काम करेंगे। जो इसके अंदर जो है जो स्ट्रेट लिफ्टर है उसके अंदर ये टेपर लिफ्टर क्या करेगा, गाइड करेगा। जैसे जैसे पार्ट इजेक्ट होते जाएंगे ये इजेक्ट करते जाएंगे और अंदर अंदर ही गाइड होते जाएंगे, मतलब गाइड चलते जाएंगे और पार्ट इजेक्ट होते रहेंगे। तो ये है इसकी पूरी कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं स्लाइडर के ऊपर। तो दोस्तों
अभी हम आते हैं इसके स्लाइडर पे, ठीक है। तो स्लाइडर की मैं असेंबली को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे स्लाइडर देख पाओगे, जैसे आप देखते हो स्लाइडर जो है ब्लॉक से बनाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे स्लाइडर को ब्लॉक से नहीं बनाया हूँ, मैं यहाँ पे पिन से बनाया हूँ। अब पिन से स्लाइडर चलाने का बहुत फ़ायदे हैं। फ़ायदे क्या है, कभी भी यहाँ पे पार्टिंग की जो एज आती है, जैसे आप ब्लॉक चलाते हो तो यहाँ पे एज दिखाई देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, एज टू एज में अगर मिलाऊंगा ना तो यहाँ पे एज दिखाई देंगे। तो बाद में एक टाइम में चलने के बाद जैसे मोल मेंटेनेंस में आएंगे तो ये पार्टिंग जो होगा ना आपका, मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ से यहाँ बनाऊंगा ना तो ये एज जो है दिखाई देगा अगर मैं ब्लॉक से बनाऊंगा तो, ठीक है। तो ये ब्लॉक से बनाऊंगा, एक टाइम के बाद ये पार्टिंग जो है ना मोटा हो जाएगा। मोटा होने के बाद ये चुभने लग जाएगा हाथ पे आपका, मान लो 1 साल 1.5 साल बाद। लेकिन पिन से ना ये दिक्कत नहीं आता है, पिन से ये दिक्कत नहीं आएगा। ये पिन से चलाऊंगा ना तो कोई लाइन नहीं आएंगे, पार्टिंग लाइन नहीं आएंगे। तो यहाँ पे जैसे भी होल्स वगैरह होती है हमेशा स्लाइडर आपको पिन से चलाना पड़ता है। और इसके साथ भी मैं लिमिट यूज़ करूँगा, क्योंकि क्या होता है जैसे आप पिन चलाते हो ना, ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी बहुत हुआ है। ये पिन ना कंपोनेंट में फंस जाता है, क्योंकि कंपोनेंट क्या होता है उस टाइम गर्म रहता है तो कंपोनेंट ना पकड़ बनाता है। कभी कभी आपका क्या हो, लिमिट नहीं अगर नहीं चलाते हो ना तो उस केस में ये फंस जाएगा, ये निकल जाएगा और पिन जो है टूट जाता है। तो इस केस के साथ ना आपको क्या चलना पड़ेगा, आपको जो है यहाँ पे लिमिट चलाना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये कैसे चलाना है मैं आपको उस टाइम में बता दूंगा। आप स्लाइडर पे देखोगे ना, मैं यहाँ पे स्प्रिंग यूज़ कर रखा हूँ इजेक्शन के लिए, ठीक है। ये देखो यहाँ पे स्प्रिंग यूज़ कर रखा हूँ और ऊपर जो है मैं फिंगर केम यूज़ कर रखा हूँ। आपने इस तरीके से फिंगर केम शायद नहीं देखा होंगे। देखो ऊपर जो है बोल्ट है और यहाँ पे मैं अंदर टेपिंग कर रखा हूँ। तो ये थोड़ा अलग है कॉन्सेप्ट, ये एक स्टैंडर्ड में आता है। इसकी स्टैंडर्ड जो होती है, जो बाहर की कौन सी स्टैंडर्ड है, ये बेसिकली फ्रेंच का मोल्ड है जो मैं बना रहा हूँ। तो इसका जो स्टैंडर्ड है मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से यूज़ करना है। और यहाँ पे आप साइड में देखोगे ना, मैं अलग से प्लेट कर रखा हूँ, इसको क्या बोलते हैं हम, वेयर प्लेट बोलते हैं, ठीक है। तो इसको भी एक स्टैंडर्ड होती है, ये भी कितना mm आगे पीछे रहना चाहिए इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। बाकी तो आपको पता ही है, ये मेरा लिमिट लगा रखा हूँ, ठीक है, कितना में ओपनिंग करना है। इसके लिए हम जो यहाँ पे लिमिट लगा रखा हूँ, इसके बाद जो ये ऑटोमेटिकली स्टॉपर का काम करेगा, ये स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक बार मैं दिखा देता हूँ सरफेस टू सरफेस लेके, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना mm है, 5 mm, मतलब 5 mm में ये पार्ट इजेक्ट हो जाएगा। 3 mm का थिकनेस है, कंपनी के थिकनेस में पार्ट एनालिसिस में बताऊंगा। तो यहाँ पे 3 mm में ही आराम से इजेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने समझ गया किस तरीके से मैं यहाँ पे चला रखा हूँ। अब हम आते हैं अंडर स्लाइडर में। देखो अंडर स्लाइडर की कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत समझने वाली कॉन्सेप्ट है अंडर स्लाइडर में। देखो यहाँ पे ये जो इंसर्ट मोल्डिंग है, इंसर्ट मोल्डिंग क्या है, मैं इसकी इंसर्ट को एक बार दिखा देता हूँ आपको, एक सेकेंड। हाँ, इसको लाना पड़ेगा यहाँ पे, कहाँ पे था ये, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे इंसर्ट है एक, तो ये देखो ये इंसर्ट है ना अलग कलर का। अब ये क्या करेगा, जब मैं इसकी मोल्ड को, इंसर्ट मोल्डिंग कैसे बनाना है, ठीक है। इसमें आपको इंसर्ट डालोगे, इंसर्ट को डालने से पहले ना उसको एक गाइड चाहिए, एक कोई फिक्सर चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि हम लिफ्टर से चलाऊंगा ना तो लिफ्टर में मुझे फिक्सर बनाना पड़ेगा, या मुझे यहाँ पे अंडर स्लाइडर चलाऊंगा तो इसमें भी बनाना पड़ेगा। लेकिन अंडर स्लाइडर और इसमें डिफरेंस क्या होगा आपका, देखो यहाँ पे फिक्सर को रखने के लिए मेरे पे अलग से एक वो बना रखा हूँ। यहाँ पे इलेक्ट्रोड से मैं मशीनिंग कर दूंगा और यहाँ पे आप देखोगे ना एक टेपर एंगल है। अब यहाँ अंडर स्लाइडर बनाने का कॉन्सेप्ट क्यों है, मैंने क्यों अंडर स्लाइडर बनाया है, अंडर स्लाइडर बनाया इसलिए है, यहाँ पे इसके एंगल देखोगे ना बहुत ज़्यादा एंगल है। कितना डिग्री एंगल सही है, 1 से लेके 15 डिग्री सही है, लेकिन यहाँ पे एंगल बहुत ज़्यादा है। तो एंगल अगर मैं ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, एंगल ज़्यादा हो तो ठीक है। लेकिन मेरा क्या होगा, जो मोल्ड बेस है ऑलरेडी ऑफसेट मोल्ड है और ये जो है, जो इसकी लेंथ है ना, जो एक्स की लेंथ है ना, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस केस में मेरा जो हिल रहेगा, हिल बोले तो कौन सा है, लिफ्टर का हिल, लिफ्टर का जो हिल होता है ना, जो रेस्ट करता है, तो वो क्या बहुत बाहर निकल आएंगे। तो उस केस में मोल की साइज बड़ा हो जाएगा, मेरा एक तो कॉस्टिंग बढ़ जाएगा, दूसरा मेरा मेंटेनेंस के हिसाब से भी मोल मेरा बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस में जाएंगे मोल। तो इस केस में इसको मैं इजी करने के लिए यहाँ पे मैं अंडर स्लाइडर लगाऊंगा। लिफ्टर क्योंकि पॉसिबल नहीं है, एंगल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप बोलते हो कि सर मैं जॉइंट लिफ्टर लगा सकते हो, लेकिन फ़ायदा क्या है, जॉइंट लिफ्टर में भी तो आपको एरिया उतना ही चाहिए, मोल तो बेस तो बड़ा हो जाएगा आपका। तो इस केस में आपको अंडर स्लाइडर चलाना पड़ेगा। और तो आपको इसमें क्या सीखने को मिलेंगे, एक तो अंडर स्लाइडर सीखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखो अंडर स्लाइडर में क्या होगा, जैसे ऊपर आप फिंगर कैम देख रहे हो, ठीक है, इस तरीके से फिंगर कैम हो गया। अब दूसरी चीज़ जो यहाँ पे एक देखो नीचे से स्लोप है, यहाँ पे आप देखोगे ना ये स्लोप है, ये स्लोप है, ठीक है। इसका भी एंगल आएंगे आपको, जैसे जैसे अंदर तक जाएंगे ना, ये स्लाइडर जो है ना, इसके स्लोप के वजह से ये जो आपका पिंक कलर का देख रहे हो, ये नीचे चले आएंगे। जैसे जैसे आपका ये नीचे चले आएंगे, राइट, ये आपके नीचे चले आएंगे, क्योंकि क्या होगा, ये पीछे आ जाएंगे, आपका फिंगर के ऊपर चले जाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा। तो ये इस तरीके से कंपोनेंट जो आपका इजेक्ट हो जाएगा, ठीक।
तो ये इसकी प्रोसेस है। अब इसको आपको कैसे बनाना है, क्या स्टैंडर्ड यूज़ करना है, ये आपको जानना है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका भी मैं आपको अंडरस्टैंड का पूरा कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाऊंगा, कैसे बनाना है, क्या स्टैंडर्ड है। कैलकुलेशन होता है, आप ऐसा ही रफली नहीं बना सकते हो, चलना भी चाहिए, कैलकुलेशन होता है, ठीक है। अब जो इसकी एंगल होती है, टी होता है, इसका पार्ट एक थिकनेस होती है जिसको आपको मेंटेन रखना होता है, इसका भी हार्डनेस होता है, कितना HRC में रखना है, कौन सी मेटेरियल रखना है, वो सारा चीज़ें मैं आपको जब मोल बनाऊंगा तो उस केस में आपको मैं बताते जाऊंगा कैसे यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, कितना रखना है, ठीक है। हम दूसरी चीज़ में आते हैं हम पे। अब जो है, अब अपना जो है क्या रह गया, एक इजेक्टर पैड रह गया। अब इजेक्टर पैड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्या करेगा, आप देखोगे इसमें बहुत सारा क्या है, रिप्स है। मैं एक बार रिप्स पार्ट को जब एनालिसिस करूँगा मैं दिखा दूंगा, ये रिप्स बहुत ज़्यादा है। अब ये रिप्स की वजह से ना कंपोनेंट जो है इजेक्ट नहीं हो पाएगा। ये बहुत सारा रिप्स है, उसकी वजह से ना ये देख पा रहे हो ना, ये कितना रिप्स है। ये क्या है, कोर में कंपोनेंट जो है टाइट पकड़ बना के रखेगा। अब कंपोनेंट क्या इजेक्ट नहीं होने देगा। तो जो ऑटोमोबाइल पार्ट होती है, इस केस में आपको इजेक्टर पैड वगैरह लगाना पड़ता है। तो इजेक्टर पैड क्या करेगा, आपको एक तरीके से लिफ्टर की तरह होता है, लेकिन इसमें एंगल नहीं होता है, स्ट्रेट होता है, ठीक है। और इसका भी गाइड करने के लिए कुछ जो पार्ट यूज़ कर रहे हैं ना वो स्टैंडर्ड है। इंसर्ट जो मेरे हिसाब से होंगे, बाकी सारा पार्ट आपको स्टैंडर्ड रहेगा। कौन किसके साथ बोल्ट रहना चाहिए, कौन किसके साथ गाइड करना चाहिए, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये भी आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आपको पता लग गया कहाँ पे मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, कितना है, ठीक है। अब हम आते हैं अलग से कंपोनेंट के ऊपर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे मेरा ये कंपोनेंट है। अब जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट में सबसे पहले क्या है, कंपोनेंट की हम क्या देखते हैं, कंपोनेंट की सबसे पहले हम देखते हैं इसकी मटेरियल। हम मटेरियल क्या यूज़ करते हैं कंपोनेंट में, तो सबसे पहले हम कंपोनेंट पे आते हैं, इसकी मटेरियल। तो मटेरियल आप देख पाओगे पीपी में बनता है। अब एक बार आपको मैं बता देता हूँ, मोस्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल पार्ट पीपी में बनता है। पीपी में क्या होता है, हल्का सा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है पार्ट में, ठीक है। बम्पर हो गया, वो जो इंटीरियर पार्ट होता है वो आपका ABS वगैरह में बनता है, ठीक है। और बाकी जो बाहर वाले पार्ट होता है ये आपका फिंडर है, ठीक है। ये फिंडर कहाँ लगता है, बम्पर के पिछले वाले पार्ट में लगता है, ठीक है। तो ये फिंडर जो होती है ये पीपी में बनता है, कोई पीपी में बनता है, कोई PPCP में भी बनाता है, ठीक है। तो ये कंपोनेंट जो पार्टी होते हैं उसके ऊपर होता है। और आपको श्रिंकेज डालना पड़ता है। इसमें श्रिंकेज कितना है पीपी का आपको पता है ना, 1.5 का हम श्रिंकेज लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख पाओगे, मैं जूम कर देता हूँ, देखो ये जो पीपी है तो इसका ये रिसाइकल कोड है, ठीक है। ये जो है रिसाइकल कोड, पीपी का रिसाइकल कोड क्या होता है, 5 होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे हाईलाइट करना पड़ता है। ये जो होता है ना, एनग्रेविंग टूल होती है, एनग्रेविंग टूल से मशीनिंग होता है, ठीक है। ये आपका नहीं, ये जो 8 9 है ना, ये लिख रहे हो ना, ये कंपोनेंट का जो जिस कंपनी बना रहा है ना उसकी एक नंबर होता है पार्ट की, वो मेंटेन करते हैं। ये आपका डेट इंसर्ट हो गया, जो ये देख पा रहे हो M और Y मंथ, और ये आपको डेट इंसर्ट हो गया। ये आपको आर्डर्स मतलब जो भी मटेरियल्स है जिसका भी है, ये एक इंसर्ट डालना पड़ेगा आपको। कैसे डालना है मैं बता दूंगा। और एक हर एक मोल की एक पार्ट की सीरियल नंबर होता है। अब सीरियल नंबर कितना डालना है, वो सीरियल नंबर यहाँ पे आपको डालना है। तो ये कुछ इंसर्ट से बनेगा, जैसे डेट इंसर्ट है, डेट इंसर्ट का आपको इंसर्ट डालना पड़ेगा। ये मार्केट में अवेलेबल होता है ना, कौन सी महीने का है, कौन सी ईयर में बनाते हो। हम डालते क्यों है डेट इंसर्ट, डेट इंसर्ट हम इसलिए डालते हैं, कहीं अगर मोल पे कहीं पे दिक्कत होती है, मान लो मेरा इस महीने कौन सी महीना चल रहा है, मेरा मार्च का महीना चल रहा है, मार्च का महीने में मेरा जितना भी कंपोनेंट निकल गया उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। अब मार्च का जो भी स्लॉट है उस स्लॉट में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, इसके ऊपर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। मान लो मेरा मार्च का, जनवरी, फरवरी का सारा चीज़ें जो इकट्ठा हो गया, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो मेरा तो सारा कंपोनेंट को रिजेक्ट में डालना पड़ेगा। अब मुझे डेट इंसर्ट डालने से ये फ़ायदा होता है कि मेरा मार्च के महीने में जो भी प्रॉब्लम आया था उसको मैं रिजेक्ट कर दूंगा, उसको मैं दोबारा काम कर सकता हूँ। तो आइडेंटिफाई करने के लिए हम डेट इंसर्ट डालते हैं, ठीक है। बाकी आप देख पाओगे यहाँ पे जो है कंपोनेंट है, आपको मैंने बता दिया। अब इसका हम देखते हैं साइज वगैरह, इसकी साइज़ कितना है, क्योंकि सबसे पहले हम देखते हैं कंपोनेंट कैसा है, मटेरियल क्या है, साइज़ क्या है, अंदर कट कितना है, इंसर्ट मोल्ड कौन सी हम डालते हैं, इंसर्ट से है, इंटीरियर से बनाएंगे, कंपोनेंट्स की फिजिबिलिटी देखेंगे, वो सारा चीज़ें पहले आपको दिखना पड़ेगा। उसके बाद ही जो है हम कंपोनेंट के डायरेक्शन करेंगे, कि हम डायरेक्शन करने के बाद आप सारा चीज़ें पता लग जाएगा, अंदर कट क्या है वो कैसे पता लगेगा। मोल्ड को अलाइन करोगे ना, कंपोनेंट को अलाइन करोगे, उसके बाद आपको पता लग जाएगा। उसके बिना तो आप पता नहीं चलता है कि मेरा कंपोनेंट कैसा है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अलाइन कर रखा हो, क्योंकि कभी कभी आपको क्या है कंपोनेंट अलाइन मिलेंगे। अगर कंपोनेंट को अलाइन नहीं मिलता, यहाँ पे देखो ऑटोमोबाइल मोल आपको जहाँ से भी मिलता है ना, देखो मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, ऑटोमोबाइल मोल को आपको अलाइन ही मिलेंगे, अलाइन नहीं मिलेंगे, आपको अलाइन करना पड़ता है, लेकिन 90% आपको अलाइन मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। और आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ,
तो दूसरा चीज़ें हम देखते हैं इसमें, मेरा पहले कंपोनेंट जो है ना, इसकी हम थिकनेस एनालिसिस करते हैं। कंपोनेंट में सिग्मा कहाँ आएगा, नहीं कहाँ पे रिव ज़्यादा है नहीं है, उसको हम देखेंगे। उससे पहले हम पार्ट की साइज़ देख लेते हैं, ठीक है। पहले पार्ट की हम साइज़ देख लेते हैं, उसके बाद जो है इसकी हम थिकनेस एनालाइज कर लेते हैं। तो मेरा कंपोनेंट के ये मेरा बाउंड्री बॉक्स ले लिया मैंने। तो बाउंड्री बॉक्स की जो है इसकी, तो बाउंड्री बॉक्स हम कैसे लेते हैं आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। तो सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे जाना, स्टार्ट में जाना है, मैकेनिकल डिज़ाइन में जाना है आपको, फिर कोर कैविटी डिज़ाइन में जाना है, ठीक है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे बाउंड्री बॉक्स मिल जाएंगे। अगर आपने यूज़ करा है तो आपको पता लग ही जाएंगे। तो कंपोनेंट को सिलेक्ट करना है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे साइज़ वगैरह निकल के आ जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे हो एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे देख रहे हो एल में 203 mm है, यहाँ पे कितना है 598 है, और यहाँ पे 259 है। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड मुझे मिल जाता है इस तरीके से, ठीक है। ऑलरेडी मैं ले रखा हूँ तो इसमें मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो मेरा यहाँ पे बाउंड्री बॉक्स मेरा इस तरीके से आ जाएंगे। तो बाउंड्री बॉक्स से क्या हो जाएगा, मेरा मोल बेस की एक अप्रॉक्सीमेटली आइडिया मिल जाएगा कि हाँ मेरा इतना बनने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा 158 आ रहा था, 159 इसलिए आया है कि मैं यहाँ पे श्रिंकेज ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो श्रिंकेज ऐड बिना श्रिंकेज का कम होगा, और श्रिंकेज का ऐड करने के बाद ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें पीपी का श्रिंकेज ऐड कर रखा हूँ, ठीक है। अब देखो इसमें जो है हम थिकनेस देखते हैं। तो थिकनेस बहुत बड़ा फैक्टर होता है, कभी भी कंपोनेंट बनाते हो इसको थिकनेस एनालिसिस कर लेना है, क्योंकि सारा सिंग मार्क का फ्लो का, क्योंकि फ्लो भी इसके ऊपर डिपेंड करता है कहीं ना कहीं। क्योंकि कहीं पे आप इतना रिव्स है, इतनी सारा यहाँ पे देख पा, इतने अलग अलग मूवमेंट्स हैं, इसके डायरेक्शन इतना चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे 3 mm का 0.43 है वो आप श्रिंकेज के लिए मान लो। तो अप्रोक्सीमेटली 3 mm जो है ओवरऑल थिकनेस मेंटेन करा है कंपोनेंट में। तो यहाँ पे 3 mm का जो हमने मेंटेन कर रखा है। तो उसके बाद आपको देखना ये है, जो मेरा कंपोनेंट है इसके हमने थिकनेस को हम कहाँ कहाँ सिंग मार्क आ सकते हैं। सिंग मार्क किस एरिया में आते हैं, जहाँ हम रिव्स वगैरह, जहाँ पे बॉस वगैरह यूज़ करते हैं, तो उस केस में यहाँ पे सिंग मार्क आता है। तो आपको यहाँ पे ये देखना है, जैसे एक आपको मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। अगर पार्ट की थिकनेस 3 mm है तो यहाँ पे रिव के में मुझे कितना रखना है, रिप मुझे कितना रखना होता है, आपका जो होती है ना 60% 60-40 रेशियो होना चाहिए, ठीक है। तो उतना आपको मेंटेन करना होता है। 60-40 अगर मेंटेन करोगे तो वहाँ पे थिकनेस नहीं आता है। फिर भी अगर कहीं पे आपको पार्ट मिलता है, आपको एक बार एनालाइज कर लेना है कि मेरा थिकनेस कितना रखना है। यहाँ पे कितना होना चाहिए 1.2, तो 1.2 रिप की थिकनेस होना चाहिए। थिकनेस प्लस इसके साथ ड्राफ्ट भी आएंगे, ठीक है। तो भी ड्राफ्ट को आपको क्या रखना है, ड्राफ्ट भी इसमें रहेंगे, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो थिकनेस एनालिसिस करना बहुत ज़रूरत है। कभी भी कंपोनेंट मिलेंगे इसको आपको थिकनेस एनालिसिस ज़रूर कर लेना। उसके बाद जो है कंपोनेंट की हम क्या देखते हैं, मोल्डिंग डायरेक्शन। अब मोल्डिंग डायरेक्शन को कैसे करते हैं हम, मोल्डिंग डायरेक्शन को आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। जो भी कंपोनेंट होती है इसकी हम ड्राफ्ट एनालिसिस करते हैं। अब ये बड़ा कंपोनेंट है, आपको ऐसे मिल गया, आपको मोल्डिंग डायरेक्शन कैसे लगाओगे, एकदम ईजी सा, एकदम बेस्ट वे बताऊँ आपको। जहाँ पे टेक्सिंग लिखा होता है ना, वो हमेशा टेक्सिंग जो होती है ना, वो हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में डलता है। मतलब कभी भी मशीनिंग होता है, टेपर में तो मशीनिंग नहीं होगा, होता है 4-5 एक्सिस में होता है, लेकिन आपकी जो मशीनिंग होता है ना वो आपकी जेड डायरेक्शन में होगा। तो उसको मास्टर ले सकते हो। मास्टर मतलब यहाँ पे जो आपकी टेपिंग है ना, ये आपकी 90 में होता है हमेशा। तो एक तो ये आपको मैं तरीका बता दिया हूँ। दूसरा तरीका होता है इसकी रिव्स को पकड़ने का। ये जो रिव्स देखते हो ना, ये हमेशा 90 में होता है। इस फेस को ले सकते हो, इस वाली फेस को आप 90 ले सकते हो, इसको लेके आप अलाइनमेंट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ केस में ना अलग हो जाता है, और आपको उस केस में होल पकड़ना पड़ता है, होल को। लेकिन मेरा यहाँ पे होल को मैं नहीं ले पाऊँ। देखो यहाँ पे इस डायरेक्शन में अलग है, ऊपर की डायरेक्शन में आपका अलग है, मतलब केविटी के साथ अलग होगा और कोर में अलग होगा। तो यहाँ पे मैं होल को नहीं ले पाऊंगा। यहाँ पे मेरा रिप्स ही मास्टर बनेगा और टेक्सिंग भी मास्टर बनेगा। यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूंगा ना, टेक्सिंग का डायरेक्शन और रिप का डायरेक्शन सेम है, ठीक है। जो एनग्रेविंग होता है वो उसके सेम से हिसाब से होता है। आपको एनग्रेविंग मतलब आप रिप के हिसाब से चले जाओ। कभी कभी अगर एनग्रेविंग टूल चलाते हो तो उसमें आपका डेप्थ ऑफ काट वगैरह पता नहीं चलता है। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ता है, आपको होल्स को लेकर चलना पड़ता है और आपकी जो है रिप्स को लेकर चलना पड़ता है। तो ये तरीके से आपको करना पड़ता है, या ड्राफ्ट एनालिसिस करके भी आप निकल सकते हो। कंपोनेंट को आप ड्राफ्ट एनालिसिस करके कैसे अलाइनमेंट करना है इसके ऊपर मैं आपको अलग से बता दूंगा, ठीक है। तो ये आपको पूरी कंपोनेंट जो है इसके ऊपर एक था राफ सा आइडिया था। अब इसमें आपको एक साइड में मैं दिखा देता हूँ। एक मेरा क्या इंसर्ट मोल्डिंग है, मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे आपका इंसर्ट मोल्डिंग है। इंसर्ट मोल्डिंग बोले तो मतलब यहाँ पे जब भी आपकी कोर केविटी के जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन पे लगाओगे तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो है आपकी मेटल इंसर्ट है, इसको आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। ये रेस्टिंग करना पड़ेगा। इसको रेस्टिंग करने के लिए कहाँ पे रेस्टिंग करेंगे, तो इसके लिए कोई कभी कभी गॉज बनाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे गॉज नहीं है। यहाँ पे जो मेरा इसकी अंडर स्लाइडर का जो मेरा इंसर्ट है उसमें मैं अलग सा एक
वो बना कर रखा हो जिसके ऊपर ये रेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है इसको रेस्टिंग करना आपको पड़ेगा। तो आपको पता पहले जो है अलाइनमेंट करना बहुत जरूरी है, प्रोफाइल अलाइनमेंट हो, अलाइनमेंट के बाद एक बार इसको ड्राफ्ट एनालिसिस कर लो। ड्राफ्ट एनालिसिस करने का कैसे करना है, यहाँ पे जाना है क्वेश्चंस में, जाने के बाद आपको क्या करना है, मटेरियल में जाना है, ठीक है, ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखो डायरेक्शन कैसे पता लगता है, डायरेक्शन यहाँ पे जाऊँगा हम, ठीक है, ये भी लूँगा, लेने के बाद मैं यहाँ पे डायरेक्शन में सिलेक्ट कर लूँगा। अब इसकी कौन सी फेस, मेरा पहले आपको फेस पता करना है। फेस मैंने कौन सी किया था, फेस यहाँ पे मैंने आपको रिब वाली फेस करा था ना, तो यहाँ पे मैं रिब वाली फेस को मैं सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक हो। यहाँ पे जाके हमने यहाँ पर रिब वाली फेस को सिलेक्ट करके ओके कर दिया। देखो ये प्रॉपर तरीके से मैच हो गया, ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से मैच हो गया ना, क्योंकि मैंने जो रिब वाली फेस है ऊपर मैं घुमा के दिखा देता हूँ, एक बार घुमा के दिखा देता हूँ। देखो ये रिब वाली फेस ही है, तो रिब वाली फेस को अगर लोगे तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो। आपको अब ये देखना है ये कौन सी वाला एरिया मेरा कोर में जाएगा, कौन से वाले कैविटी में जाएंगे, ठीक है। जो वहाँ पे टेक्सिंग वाला एरिया है बिल्कुल वो तो कोर में जाएंगे, आपके टेक्सिंग वाला एरिया है ना, क्योंकि कोर में टेक्सिंग होता है, केविटी में तो कोई मार्क नहीं चाहिए, केविटी मुझे तो क्लीन चाहिए, तो मेरा टेक्सिंग किस में होगा, कोर साइड में होगा, तो कोर साइड वाला एरिया टेक्सिंग वाला साइड कोर साइड में आएंगे, बाकी जो होगा केविटी में आएंगे। तो आपको कैसे पता लगाना है, ड्राफ्ट एनालिसिस कैसे करना है, तरीका मैंने आपको बता दिया। रिब्स को लेना है, होल को लेना है, और कभी कभी टेक्सिंग वगैरह को भी मास्टर लेके काम कर सकते हो। अगर एनग्रेविंग टूल है तो टेक्सिंग को मत लेना, क्योंकि एनग्रेविंग टूल में आप टेक्सिंग को मास्टर नहीं ले सकते हो, ठीक है। अब एक बार मैं ड्राफ्ट एनालिसिस में ये दिखा देता हूँ आपको कि अंदर कट कहाँ है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है अंदर कट देखना है, तो अंदर कट हम कहाँ कैसे देख सकते हैं, अंदर का हम वैसे देख सकते हैं जहाँ पे दो कलर में आएंगे, दो कलर मतलब एक ग्रीन में आएंगे, एक ब्लू में आएंगे। अब ग्रीन ब्लू मतलब देखो यहाँ पे देखो ये वाला ब्लू में है, ये ऊपर वाला एरिया देख रहे हो, यहाँ पे जो है ये वाला एरिया मैं एक बार मार्क कर देता हूँ, आपको थोड़ा ज़्यादा ही समझ में आएंगे। तो ये देखो एरिया, ये वाला क्या है, ब्लू में है, और नीचे जो है क्या है, ग्रीन में है, मतलब दो कलर, मतलब ये अंदर कट है। तो यहाँ पे सीधी सी बात भाई, यहाँ पे लिफ्टर चलेगा, यहाँ पे लिफ्टर चलेगा, स्लाइडर नहीं चला सकते हो, यहाँ पे लिफ्टर चलेगा। दूसरा होता है जैसे मैंने आपको पिन वाला स्लाइडर के बारे में बताया था, तो यहाँ पे भी देखोगे दो कलर में आएंगे आपको, यहाँ पे भी आपको स्लाइडर चलाना पड़ेगा, यहाँ पे हम पिन स्लाइडर चलेंगे, देखो यहाँ पे भी स्लाइडर चलाना पड़ेगा, यहाँ पे भी स्लाइडर चलाना पड़ेगा आपको। तो ये आपका क्या हो गया, कहाँ पे स्लाइडर चलाना है, कहाँ पे लिफ्टर चलाना है, कैसे डिसाइड करते हो। जो एक्सटर्नल अंडरकट होता है ना, इसको हम स्लाइडर से निकाल सकते हैं। जैसे ये एक्सटर्नल अंडरकट है, तो इसको हम किससे निकाल रहे हैं, स्लाइडर से निकाल रहे हैं। और जो आपका इंटरनल अंडरकट है, जैसे इंटरनल अंडरकट कौन सा है आपका, जैसे ये आपका इंटरनल अंडरकट है, देखोगे ना यहाँ पे देख पा रहे हो, तो ये मेरे कौन से है, इंटरनल अंडरकट है। तो इसको आपको लिफ्टर चलाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लिफ्टर चलाना पड़ेगा, यहाँ पे मैं मार्क करके देखा हूँ, यहाँ पे आपको लिफ्टर चलाना पड़ेगा। अब स्लाइडर कहाँ चलाना है आपको और लिफ्टर कहाँ चलाना है, अपने इस तरीके से आपको पता लगेगा कि हाँ इंटरनल मतलब लिफ्टर, एक्सटर्नल मतलब स्लाइडर। लेकिन आपको मैंने यहाँ पे अंडर स्लाइडर चलाया, ये वाले केस में मैंने आपको अंडर स्लाइडर चलाया, लेकिन मैं यहाँ पे लिफ्टर में निकाल सकता था, लेकिन किस वजह से मैंने यहाँ पे लिफ्टर नहीं चलाया मैंने आपको बता दिया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अंडर स्लाइडर जब भी आप यूज़ करोगे बहुत फ़ायदे में रहोगे, क्योंकि हर एक ऑटोमोबाइल मोड में 70%, 60 to 70% आपको अंडर स्लाइडर कॉन्सेप्ट मिलेंगे। ऑटोमोबाइल मोड सीख रहे हो, ये सब सारा चीज़ें नहीं सीखते हो तो कोई फ़ायदा नहीं। कल आप बम्पर के मोड में जाओगे, वैसे आपको देंगे नहीं, क्योंकि 12 से 15 साल मिनिमम एक्सपीरियंस होंगे तभी आपको बम्पर सुने देंगे। लेकिन अब जो जितना भी आपका एक्सपीरियंस है, कम उम्र में आप सब ये सब चीज़ें सीख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी आप बम्पर सीख रहे हो, ठीक है। और बम्पर की मैं मोल फ्लो एनालिसिस भी करता हूँ, अगर आपको चाहिए उसकी भी मैं आपको PDF शो कर सकता हूँ, इसकी भी मैं आपको फोटो दिखा सकता हूँ। मेरे पास बम्पर का भी मोल फ्लो एनालिसिस है, वो भी मैं कराता हूँ, मोल फ्लो एनालिसिस भी कराता हूँ, बम्पर के भी मेरे पास पड़ा हुआ है, मोल रीजन तो पड़ा हुआ है, अगर आपको चाहिए तो वो भी मैं दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो वो सारा चीज़ें में आपको ये वाला कॉन्सेप्ट आएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ लो। तो आपने यहाँ पे क्या क्या सीखा, मेरा कंपोनेंट में क्या क्या है क्या नहीं है, कैसे मैंने चलाया, सारा चीज़ें मैंने आपको कंपोनेंट में दिखाया। अभी जो मेरा नेक्स्ट वाला जाएंगे इसमें मैं आपको DFM बताऊंगा, ठीक है। DFM के साथ में मतलब अब पार्टिंग लाइन बनाना है, पार्टिंग सरफेस बनाना है, पार्टिंग लाइन पार्टिंग सरफेस में मेरा क्या बाक्स है, क्या एरर आ सकता है, उसको मुझे आइडेंटिफाई करना है ना। कंपोनेंट मेरा अलाइन हो गया, अब मुझे सिर्फ पार्टिंग लाइन पार्टिंग सरफेस बनानी है, पार्ट के एनालिसिस करना है। तो एनालिसिस में क्या क्या एरर है, कैसे मैं ठीक करूँगा, क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, इसके बारे में मुझे एक रिपोर्ट जनरेट करना है, वो हो गया DFM बाय फिजिबिलिटी बोल सकते हैं हम। तो वो अभी हम बनाएंगे नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो होंगे इसमें हम अभी मैं इसमें ऐड ही कर दूंगा मैं, जो नेक्स्ट वीडियो है तो इसमें हम ये देखेंगे उसको कैसे बनाना है, क्या क्या चीज़ें हैं और क्या इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके साथ में बनाऊंगा। हेलो गाइस, वेलकम टू CIM विजन।
सो पहले हम बात करेंगे फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बारे में। तो फिजिबिलिटी क्या होता है, हर एक मोल्ड बनाने से पहले ना हमको एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट में क्या क्या रहता है, जो हमारा मोल्ड बनाने के लिए जो प्रॉब्लम आता है ना, वो सब हाईलाइट करता है। तो हमारे पास अभी ये कंडीशन में जो हमारे पास पार्ट है, ये बिल्कुल क्लीन पार्ट है, क्योंकि हमारा फिजिबिलिटी इशू था, तो हम लोग हाईलाइट किया है और ये जो आया है वो एकदम क्लीन पार्ट आया है। अभी इसमें कुछ अभी है नहीं फिजिबिलिटी, लेकिन हम पहले जो बनाया ना वो रिपोर्ट में दिखाता है वो कैसे बनाता है, ठीक है। अभी ये हो गया रिपोर्ट, मैंने वो पहले बनाया तो ये रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। तो रिपोर्ट में पहले क्या बनाता है, एक स्लाइड बनाता है, एक पार्ट का एक स्लाइड बनाता है। बाद में सेकंड स्लाइड में क्या आता है, हमारा हमेशा रिपोर्ट में ऐसा ही आता है। तो हमारा साइज़ वगैरह दिखाना पड़ता है, कितना साइज़ है। तो हमारा 600/260 इंटू 178 वो हमारा साइज़ आ गया पार्ट का, ठीक है। बाद में क्या आता है, हमारा बाद में आएगा ए सरफेस बी सरफेस दिखाना पड़ता है। तो मोल्ड में टेक्निकल जो ये होता है ना, टर्म होता है, वो ए सरफेस बी सरफेस बोलता है हमेशा। तो अभी ए सरफेस कौन सा होता है, जो स्टाइलिंग पार्ट रहता है, ठीक है। वो जो स्टाइलिंग पार्ट रहता है, जो केविटी सरफेस रहता है ना, वो हमेशा उसको ए सरफेस बोलता है। और जो मतलब जहाँ पे रिब वगैरह रहेगा, जो मेनली काइनेमेटिक्स वगैरह आएगा ना, तो वो हो जाएगा हमारा बी सरफेस। तो ये कोर सरफेस भी बोल सकता है। तो ये हो गया बी सरफेस। तो ऐसा दिखाना पड़ेगा, ए सरफेस बी सरफेस। बाद में आएगा काइनेमेटिक्स, ऑलरेडी डिस्कस किया है यहाँ पे क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे 2 अंडर स्लाइडर आएगा दोनों साइड, यहाँ पे 2 लिफ्टर और ये एक बड़ा वाला लिफ्टर, और चारों साइड में 4 स्लाइडर। और एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो हमारा ये हो गया, ये 2 हो गया हमारा अंदर स्लाइडर, ठीक है। और यहाँ पे ये 2 स्लाइडर हो गए। तो और ये एक बड़ा वाला लिफ्टर हो गया ये, ठीक है। ये हो गया बड़ा वाला लिफ्टर। तो ये दोनों को मिला के एक स्लाइडर, ये दोनों को मिला के एक स्लाइडर। वो दूसरा साइड में भी सेम वो मिरर है, उतना एरिया मिरर होगा, लेकिन ये दोनों लिफ्टर मिरर नहीं है हमारा, ये साइड में नहीं है ये दोनों लिफ्टर, ठीक है। ये 2 लिफ्टर तो ये एक ही साइड में आएगा वो, ठीक है। ये हम लोग दिखाया काइनेमेटिक्स। बाद में आएगा हमारा कंपोनेंट पोजीशन। कंपोनेंट पोजीशन कैसा रखता है हमारा, अभी कभी भी कंपोनेंट पोजीशन ऐसा रखता है, ये देखो, ये कभी भी ऐसा रखता है कंपोनेंट पोजीशन। मतलब मोल्ड में कैसे बैठेगा, टूल टॉप आएगा या ऑपरेटर साइड आएगा, तो हमारा मोल्ड में, एक्चुअल मोल्ड में ऐसा बैठेगा, ठीक है। ये ऑपरेटर साइड ऐसा आएगा, तो टूल टॉप ऐसा आएगा। तो ये साइड में हमारा इंजेक्शन आएगा, मतलब दिखाता हूँ मैं कैसे बनाता है। ये साइड से हमारा इंजेक्शन आएगा, ये मोल्ड कंडीशन में, ठीक है। तो यही दिखाना पड़ता है एक बार, तो कंपोनेंट पोजीशन कैसा है। तो ये हो गया हमारा कंपोनेंट पोजीशन। तो इसी को इस तरफ ऐसा दिखाना है। और यहाँ पे हमारा गेट आ गया। गेट कौन सा गेट है, टनल गेट। और टनल गेट क्यों देता है, क्योंकि क्या होता है, अब हमारा ऑटोमोबाइल पार्ट में बहुत सारा पार्ट ऐसा रहता है कि ए सरफेस में कुछ भी मार्क नहीं चाहिए उसको, ए सरफेस में कुछ भी मार्क नहीं चाहिए। तो जहाँ पे प्लास्टिक फील होगा, जहाँ से जिस पॉइंट से, तो उधर तो कुछ ना कुछ तो मार्क आएगा ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको टनल गेट देते हैं। टनल गेट कैसा रहता है, वो अंदर से आके ओपनिंग रहेगा, इधर ये जगह पे ओपनिंग रहेगा, सॉरी, ये जगह पे हमारा ओपनिंग रहेगा अंदर से आके। तो उस टाइम पे क्या है, हमारा एज सरफेस जो है ना, इसमें कुछ भी मार्किंग नहीं आएगा, तो अलाउ नहीं करता है। इसके लिए हम टनल गेट यूज़ करते हैं। तो ये मोल्ड में हम टनल गेट यूज़ किया। आगे आगे मोल्ड डिजाइन में कैसे टनल गेट बनाता है वो सिखाता हूँ।
ठीक है, ये फिजिबिलिटी में कभी भी इंट्रोडक्शन रहता है, इतना तो इंट्रोडक्शन रहता ही है। ठीक है, तो पहले हो गया हमारा साइजेस, ए सरफेस बी सरफेस, बाद में काइनेमेटिक्स, बाद में कंपोनेंट पोजीशन, और कुछ डिटेल्स अभी रहता है तो वो भी दे देता है, श्रिंकेज कितना है, वो सब भी दे सकता है। तो ये तो बेसिक है, ये तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, बाद में आता है हमारा इशू। तो इशू क्या क्या आता है, तो हम लोग का पहले का इशू था ये यहाँ पे, तो ये एरिया दिख रहा है ब्लू कलर एरिया, तो ये अंडर कराया था मेन टूलिंग से, ये अंडर कराया था। अभी तो नहीं है, अभी अब दिखेगा ना, अभी तो नहीं है क्योंकि वो क्लीन पार्ट है अभी। ठीक है, अभी मैं दिखा देता हूँ एक बार। अभी देखो, अभी यहाँ पे ये क्लीन है, यहाँ पे दिख रहा था ना हमारा, यहाँ पे अभी ये अंदर कट नहीं है हमारा, तो ये पहले अंडर कट था, जिसके लिए हमने हाईलाइट किया था उसको, वो कस्टमर ठीक करके दिया है। ठीक है, तो ये भी सेम है, ये भी अंदर कट था। यहाँ पे देखो मार्क एरिया ब्लू कलर एरिया एज अंदर कट इन टूलिंग डायरेक्शन में ये सभी अंडर कट था। तो अभी सभी क्लियर करके आया है, तो हमको ये सब हाईलाइट पहले ही देखना पड़ेगा, कहाँ पे अंडर कट है, अनवांटेड अंडर कट कहाँ पे है ना, वो देखना पड़ता है। तो अभी ऐसे दिखेगा ना, वो पता चल जाता है। सॉरी, यहाँ पे तो पता चलता है हमको, लेकिन हमारा अभी तो ये पूरा मॉडिफाइड पार्ट है, तो इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, वो पहले ही था, पहले जो पार्ट रिसीव हुआ था ना, उसमें अंडरकट वगैरह रहता है, तो ये हमको हाईलाइट करना ही पड़ेगा वो। ठीक है, तो थर्ड है अभी पहले वो लोग कैसे बनाया था पार्टिंग लाइन, हमको पार्टिंग लाइन निकालना पड़ता है। तो हम ऐसे अगर तुम ये देख, ठीक है, ये टूल बॉटम ऐसे रखेगा ना, तुमको ऐसे जो लास्ट में एज देखेगा ना, ये मैं सिंपली से वो बोल रहा हूँ, मतलब तो ऐसे देखेगा ना, तुमको बहुत इजी पड़ता है कभी भी। तो ये हो गया हमारा पार्टिंग लाइन। ठीक है, तो ऐसे करके भी हम सिलेक्ट करके देख सकते हैं कि पार्टिंग लाइन कौन सा है। ये देखो, ये नीचे लास्ट में जो लाइन तुमको सिलेक्ट हो रहा है ना, वही अंडर का होता है, वही पार्टिंग लाइन होता है। ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग, ये इजी है, इजीएस्ट वे है आपको पार्टिंग लाइन निकलने के लिए। ठीक है, तो हमारा इशू का क्या था, पहले ऐसा रेड कलर का ऐसा पार्टिंग लाइन था। तो अगर इसको हम पार्टिंग लाइन खींचेगा ये लाइन से, तो यहाँ पे मतलब मैं तुमको दिखा देता हूँ, ऐसे आएगा। ठीक है, ऐसे आएगा पार्टिंग लाइन। तो ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया दिख रहा है, इसमें नाइफ एज बन जाता है। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या बोला था, ऐसे करके पार्टिंग लाइन ये इजी करने के लिए वो बोल रहा था उसको, तो वो करके दिया है वो। तो हमारे पास ये वाला भी नहीं है, अब ये जो आप दे देते हैं वही है। ठीक है, वो एरिया पे मिला है, ये एरिया पे एक मिला है। ये सब कभी पता चलेगा जब भी पार्टिंग लाइन खींचेगा ना, तभी सब कुछ पता चलता है। ठीक है, तो ये सेम है, ये भी इधर भी सेम है, बाद में ये भी सेम है। पार्टिंग लाइन खींचते टाइम पता चलता है कि ये ऐसा तो नहीं खींच सकता है, ऐसा उनका पार्टिंग लाइन ऐसा आया था, हम लोग बोला कि ऐसा स्ट्रेट बनाओ तो इजी होता है। ठीक है, तो ये हो गया। बाद में ये भी सेम पॉइंट है, ऐसा खींचने के लिए मुश्किल हो रहा है, तो ये सीधा हमको डाल के पार्टिंग लाइन खींचने के लिए वो बोल रहा था हम लोग, तो उसी हिसाब से वो अपडेट करके आया, वो ओके बोला था, तो पार्टिंग लाइन वो सब करके आया था। ठीक है, ठीक है। ये इसमें भी सेम है, हमारा जो पार्टिंग लाइन है ना, तो हमको ये अपडेट करने के लिए बोला था, ये सेम ही है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या बोला था, ठीक है, ये इसमें हम लोग बोला था कि ये जो वर्टिकल फेस है ना, ये वर्टिकल फेस वो 3 डिग्री है अभी, तो हम लोग क्या बोला था, वो 6 to 7 डिग्री कर। तो ये वर्टिकल में कभी भी क्या होता है, हमको देखो मैं दिखाता हूँ तुमको। हाँ, ये जो है ना अभी 3 डिग्री है,
लेकिन ये 7 डिग्री होना चाहिए वर्टिकल कभी भी। तो इसका भी पॉइंट है। ये अभी फुल मोल्ड में दिखेगा ना, तो हम लोग को पता चलेगा कि उसकी वजह से वो लोग ये नहीं किया था, उसकी वजह से हम लोग ये इंटरलॉक डाला था, क्योंकि वो 0 डिग्री है ना। नहीं तो जो हमारा मेन एंगल रहता है ये कितना डिग्री का है अभी, देखो ये पार्टी लॉक का एंगल कितना है, 5 डिग्री है। तो 5 डिग्री से ज़्यादा ही रहना चाहिए, नहीं तो पहले ये वर्टिकल, ये वाला वर्टिकल जो अभी दिख रहा है ना वो टच हो जाएगा, बाद में ये टच होगा, तो वो अच्छा नहीं है कभी भी, और इसमें रिस्क रहता है। तो हमेशा क्या है, अभी हम लॉकिंग एंगल अगर 5 डिग्री दिया है ना, तो वर्टिकल एंगल जितना भी है वो 7 डिग्री होना चाहिए, वो रूल्स है वो। तो हम लोग इसके लिए उसको बोला था कि ये 7 डिग्री करो, ये वर्टिकल है ना, तो ये 7 डिग्री करो बोला था उसको, ठीक है। लेकिन वो लोग नहीं किया था, तो हम रिस्क कम करने के लिए ना, रिस्क कम करने के लिए ये 0 डिग्री का इंटरलॉक डाला था, ताकि इंटरलॉक पहले ही लॉक हो जाए, बाद में यहाँ पे आए, ये वाला बाद में टच हो जाए। तो इसके लिए हम लोग 0 डिग्री इंटरलॉक डाला, इसी की वजह से ये लॉक डालना पड़ा हमको, क्योंकि वो 7 डिग्री नहीं किया, उसका भी कुछ तो रहेगा, कुछ वर्किंग कुछ तो ऐसा रहेगा, इसके लिए वो नहीं किया वो, ठीक है। अभी ये 7 डिग्री करने के लिए बोलता नहीं किया, ठीक है। ये भी सेम है, ये भी वर्टिकल आया तो 7 डिग्री करने के लिए बोलता, 6 to 7 डिग्री, क्योंकि हमारा 5 डिग्री हमारा ये है लॉकिंग एंगल है, उससे ज़्यादा, इसके लिए 6 to 7 डिग्री बोला था, ठीक है। तो इधर भी हम लोग क्या बोला था, ये बड़ा वाला जो अंडरकट है उसमें एक रेडियस आया था, जिसमें पार्टिंग लाइन बनाना बहुत मुश्किल होता है, तो इसके लिए वो रेडियस डिलीट करने के लिए बोला था वो, ठीक है। उसको जब तुम पार्टिंग सरफेस बनाएगा ना, तभी ये सब इशू ऐसे ऑटोमेटिक हाईलाइट होता है। ये भी है सेम, रेडियस डिलीट होगा तो इजी होगा, बाद में वो डिलीट होके आया। अभी पार्ट में अगर देखेगा ना, ऐसा रेडियस कुछ नहीं है, देखो कुछ भी रेडियस नहीं है, ये एरिया पे भी था, इधर भी था रेडियस, ये है अभी, लेकिन फिर भी वो थोड़ा पहले से अच्छा किया था, इसके लिए उतना अच्छे से पार्टिंग लाइन बना था इधर, पहले तो बहुत ख़राब था, अभी देखो पहले कैसा था, ऐसा था। तो उसको इसके लिए हाईलाइट करना पड़ेगा, तो हाईलाइट किया था वो, ठीक है। और क्या था इसमें, ये 0 डिग्री था, क्योंकि वो लोग कैसे डिजाइन किया था, वो पूरा ऐसा करके ना, पूरा ऐसा करके स्लाइडर लेने के लिए ऐसा प्लानिंग किया था, इसके लिए 0 किया था। लेकिन हम लोग क्या बोला था, उतना बड़ा एरिया के लिए उतना बड़ा स्लाइडर क्यों डालना है, उसमें पिन ही डालना है, हम लोग पिन डाला था, वो डिस्कस तो किया था हम लोग, ठीक है। ऐसा अगर दिखाएगा ना स्लाइड, देखो ये हम लोग पिन यूज़ किया है, तो अगर ये पिन यूज़ किया है, बाकी एरिया तो अंदर स्ट्रेट रहेगा ना, उसमें कुछ एंगल ड्राफ एंगल नहीं रहेगा, तो वो लोग नहीं दिया था। बाद में हम लोग बोला कि यहाँ पर ड्राफ एंगल दे दो, 0 डिग्री है, उसके लिए बोला था वो, अभी आगे देखेगा ना, तो यहाँ पे ड्राफ है, वो लोग दे के आया था वो सब, देखो ये है ड्राफ, ठीक है, वही बोला था, ड्राफ देने के लिए बोला था। और ये भी से स्लाइडर, ओके, हम कभी भी स्लाइडर बनाता है ना, स्लाइडर के डायरेक्शन में जाके देखना पड़ेगा कि वो ओपन है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तो ओपन है, देखो अभी तो यहाँ पे ड्राफ्ट है, पहले क्या था यहाँ पे ड्राफ्ट नहीं था, तो इसके लिए उनको बोला था कि ये एरिया पे ड्राफ्ट दे दो, क्योंकि कभी भी स्लाइडर में डायरेक्शन में जो है ना, जो कुछ भी आएगा अंडर का, उसमें ड्राफ्ट होना चाहिए। देखो अभी ड्राफ्ट अपडेट करके दिया है वो लोग, ये है। और लास्ट में ये है, ये भी हमारा क्या है, एक लिफ्टर बनाया था, लिफ्टर बनाने के बाद ना यहाँ पे क्लैशिंग हो रहा है, देखो यहाँ पे पीछे आएगा तो क्लैश होगा, उसके लिए हम दूसरा मैकेनिज्म बनाए। पहले तो हम बोला था कि उसको मॉडिफाई करो,
ठीक है, पार्ट मॉडिफाई करो, लेकिन उसके लिए भी पॉसिबल नहीं था, लेकिन हम लोग ही उसका सोल्यूशन निकाला। तो आगे मोल्ड बना देते हैं, वो बताता हूँ। देखो अभी ऐसे ही जस्ट सिंपली दिखा देता हूँ। देखो ये क्या बोला था हम लोग, यहाँ पे ये क्लैश होगा बोला था, ठीक है। यहाँ पे भी हाईलाइट किया, वही हाईलाइट किया, वो क्लैश हो रहा है करके, ठीक है। लेकिन वो लोग नहीं किया था। बाद में हम लोग सोल्यूशन निकाला कि ऐसे स्टेट लिफ्टर बना के उसको अंडर का तो वो निकाला। तो वो सब फिजिबिलिटी में पहले हाईलाइट करना पड़ेगा। तो और एक बार रिपीट करता हूँ, फिजिबिलिटी कैसे बनाता है। पहले तो इंट्रोडक्शन, साइजेस, ए सर्फेस बी सर्फेस, बाद में आ गया हमारा मैकेनिज्म, ठीक है। बाद में आ गया कंपोनेंट पोजीशन, ठीक है। ये सब कंपोनेंट पोजीशन अगर मेरा सही नहीं है, अभी मेरे हिसाब से मेरे को बनाना पड़ता है। अगर सही नहीं है तो कस्टमर बोलेगा कि ऐसा नहीं, इसको घुमा के बनाओ, वो सब बोलता है कस्टमर, अगर तुम्हारा सही नहीं है तो। लेकिन तुम्हारा ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ना एक तो कंपोनेंट पोजीशन बना के देना ही पड़ेगा। ये मैंने पहले जो बनाया था ना, ये एज गेट बनाया था, लेकिन वो लोग बोला कि नहीं एज गेट नहीं चलेगा, तो उसके बाद इसको टनल गेट बनाया था। तो ये इंट्रोडक्शन इधर तक होता है। बाद में जो इशू है तो इशू हाईलाइट करते हैं हम लोग ऐसा। तो ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो से मोल्ड पार्टिंग सर्फेस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाय। तो दोस्तों आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया है जो कैसे बनाते हैं इसकी फिजिबिलिटी, कैसे बनाते हैं इसकी डीएफएम जो है, आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया है। बट मैं एक बार सारा जो चीज़ें हैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ दोबारा से कैसे इसको करना है। क्योंकि मेरे साथ जो है वो नीव सर है, जो बहुत एक्सपीरियंस बंदा है, ऑटोमोबाइल में बहुत सारा काम करा है। तो मेरे साथ ही काम करते हैं वो भी। तो आप उसने जो है थोड़ा-सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन वगैरह दे दिया है डीएफएम के ऊपर। तो इसका एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ, क्या-क्या चीज़ें हैं और पता करना है और क्या-क्या चीज़ें होता है बेसिकली, ठीक है? तो सबसे पहले जो हमारा कंपोनेंट है, कंपोनेंट को अलाइन करते समय आपको ये ध्यान रखना है, ये जो रीव है ना, ये जो रीव है, ये हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, ठीक है? और ये जो रीव आएगा आपका, ये किस डायरेक्शन में जाएगा? ये 90 होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, ठीक है? और बाकी सारा चीज़ें जैसे हम लोग का क्या होता है, ये जो कैविटी साइड होता है ना, इसको हम बोलते हैं ए ग्रेड सरफेसिंग और जो नीचे साइड होता है ना, उसको हम बी ग्रेड में कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली यहाँ पे भी बी आप बोल सकते हो, क्यों बोल सकते हो? क्योंकि यहाँ पे एक रिब्स है, ठीक है? यहाँ पे भी रिब्स है, तो इसको हम बी में बोल सकते हैं। और यहाँ पे एक स्नैप सा है, इसके लिए हम दोनों साइड स्नैप्स है, तो इसलिए इसका जो पोर्शन है, बीच का जो पोर्शन है, उसको हमने हटा के रखा है, मतलब उसको हम डिलीट कर रखा है, तो बीच में क्योंकि आराम से जो है एक इंच से वो सारा चीज़ें हो जाए। ये लॉक के लिए आते हैं, स्नैप टाइप का यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, आप प्रोडक्ट को चेक करोगे तो आपको पता लग जाएगा। दूसरी चीज़ है, जब भी मेरे पास कोई भी प्रोडक्ट आता है, जब भी मेरे साथ कोई भी प्रोडक्ट आता है, उस प्रोडक्ट का होता क्या है बेसिकली? उस प्रोडक्ट की ये होता है, इसकी सरफेस बना के आता है। तो हम इसको बी ग्रेड में कन्वर्ट करते हैं। बी ग्रेड में कन्वर्ट करने के बाद जैसे मान लो कहीं पे प्रोडक्ट जैसे ये मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है? इसमें प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये कौन-सा है, ये कैविटी साइड नहीं, कोर साइड में, ये कैविटी साइड में। तो जैसे ये वाला फीचर्स बनाने देंगे आपको, ठीक है? तो उसके बाद ये वाला फीचर्स स्नैप आपको बनाने देंगे, यहाँ पे कुछ फीचर्स आपको बनाने देंगे, तो ये लीव्स वगैरह बनाने देंगे। तो ए ग्रेड सरफेस में जैसे आप बी ग्रेड में कन्वर्ट करते हो, तो ये सारा फीचर्स आपको बनाना आना चाहिए, अगर प्रोडक्ट डिज़ाइन में आप काम करते हो तो। तो सबसे पहले हम जैसे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को हमने ऑलरेडी देख लिया, एक बार आप प्रोडक्ट को खुद से देख लेना, एनालाइज़ करके खुद से एक बार आप देख लेना, क्या-क्या प्रॉब्लम आएँगे, क्या नहीं आएँगे, उसको एक बार बिल्कुल देख लेना। उसके बाद जो होती है हम साइज़ वगैरह मैंने आपको दिखा दिया, साइज़ हर एक प्रोडक्ट की क्या होता है, प्रोडक्ट कौन-सा है, इसके साथ आप उसकी डिटेल लिखना पड़ेगा कि पीपी है, स्ट्रिंग कितना डाल रखे हो, तो ये सारा चीज़ें आपको उसमें डालना पड़ता है, तभी आप मोल्ड डिज़ाइन बनाते हो। स्ट्रिंग कौन-सी है, इसमें इचिंग हो रखा है कि इचिंग नहीं हो रखा है, कैसे हो रखा है, तो इसके बारे में डिटेल आपको डालना होता है। तो सारा चीज़ें यहाँ पे कौन-सी आईएसओ में काम कर रहा है, वो मैंने हटा दिया क्योंकि कंपनी का नाम में था, तो उसको मैंने हटा दिया। तो आपको वहाँ पे ये चीज़ें डालना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद मोल्ड साइज़ कितना है, आपके पार्ट का साइज़ आएगा, ठीक है? उसके बाद पार्ट की कोर साइज़ और कैविटी साइज़ दोनों साइज़ दिखाना पड़ेगा कि कोर साइज़ में क्या है, हम इसको ए सरफेस भी बोलते हैं, इसको बी सरफेस बोलते हैं। ए सरफेस मतलब जो कैविटी साइड का होता है, बी सरफेस मतलब जो कोर साइड का होता है, हम दोनों को यहाँ पे आपको शो करना पड़ेगा। अब उसके बाद आपको ये दिखाना पड़ेगा, स्लाइडर लिफ्टर दिखाना पड़ेगा, ठीक है? ये जो एरिया है, ये अलग डायरेक्शन में जा रहा है, ये जो एरिया है ना आपका अलग डायरेक्शन, सीधा मोल्डिंग डायरेक्शन में नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आपको स्लाइडर लगाना पड़ेगा, ठीक है? और स्लाइडर जो है यहाँ पे
लिफ्टर से बेसिकली काम होता है, लेकिन एंगल ज़्यादा है तो यहाँ पे हम अंडर स्लाइडर लगाएँगे। लिफ्टर होगा तो ये मोल्ड देखो, यहाँ पे मैं गेज दे रहा हूँ, ठीक है? और मोल्ड मान के चलो यहाँ तक आ जाएगा लंबा, इतना लंबा मोल्ड बनाने का कोई फ़ायदा कोई है नहीं, क्योंकि पार्ट यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो उसको इतना बड़ा बना के आपको क्या मिलेंगे? कुछ फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे हम अंडर स्लाइडर यूज़ करेंगे। लिफ्टर ऑब्वियसली यहाँ पे अंडरकट है, लिफ्टर यूज़ करेंगे, यहाँ पे अंडरकट है, लिफ्टर यूज़ करेंगे। स्लाइडर इस साइड में आपको पिन से होल है तो पिन स्लाइडर चलाएँगे, और ये जो एरिया है ना इसमें भी आपको लिफ्टर चलाना पड़ेगा। तो पहला प्रोडक्ट की कितने सारा अंडरकट्स है उसको स्पेसिफ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, इसको हम पहले स्पेसिफ़ाई कर लेंगे, ठीक है? फिज़िबिलिटी का काम वही होता है। उसके बाद जो होती है कंपोज़िशन पोज़ीशन, कंपोनेंट की पोज़ीशन कहाँ पर होगी? तो ये मेरा सेंटर है, ठीक है? कंपोनेंट की सेंटर कहाँ पे है? सेंटर निकाल लेंगे, मान लो इसकी सेंटर निकाल लेंगे तो यहाँ पे आ रही है। अब यहाँ से आप देखोगे गेट किधर देना पड़ेगा, गेट इधर दोगे ना तो ये ऑफसेट गेट बन जाएगा। ऑफसेट गेट अगर देखो एक्स में बनता है, ओके कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वाई में नहीं होना चाहिए। वाई होगा तो एक्स्ट्रा आपको ब्लॉक लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे हम जो गेट है एज गेट से काम हो जाता है, लेकिन एज गेट जो है कोई-कोई कंपनी जो है बनाने नहीं देते। एज गेट हो गया, टैब गेट हो गया, इससे काम बन जाता है। तो कंपनी का रिक्वायरमेंट था कि मुझे टनल गेट चाहिए, ठीक है? टनल गेट से क्या होते हैं, कंपोनेंट में क्या होता है, कोई मार्क नहीं आता है। यहाँ पे लेकिन मार्क आता है, अगर मैं एज गेट देता या टैब गेट देता, लेकिन टनल गेट में कोई मार्क नहीं आएगा, ठीक है? तो टनल गेट यूज़ करना है। टनल गेट के बारे में मैं कैलकुलेशन से सिखाऊँगा, इनसेट वगैरह डाल के टनल गेट वैसे नहीं होती है, तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद जैसे प्रोडक्ट को मैं अलाइन करता हूँ, अलाइन करने के बाद ये जो एरिया है ना, ये जो ऊपर का एरिया है, ये ब्लू देख रहे हो, यहाँ पे ड्राफ्ट नहीं है। कैन यू सी द अंडर गेट योरसेल्फ? मतलब यहाँ पे क्या है, मार्क दैट ब्लू एरिया कलर फेस अंडरकट कमिंग इनटू टूलिंग एक्सिस। जैसे हम इसको अलाइन करते हैं तो यहाँ पे अंडरकट बन रहा है, तो इसको जो है ड्राफ्ट को चेंज कर देंगे। तो इसके लिए थोड़ी ना हम स्लाइडर चलाएँगे। जो ये जो ब्लू वाला एरिया है ना, यहाँ पे क्या है, 2 पार्ट में बनेगा। एक साइड में कोर में जाएगा जो इसकी इनसाइड आएँगे, एक कोर में जाएगा, एक कैविटी में जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात का है, तो इसको हमने ठीक करेंगे। तो यहाँ पे जैसे डीएफएम बनाते हो, फिजिबिलिटी बनाते हो, जो-जो पॉइंट्स होता है, वो पॉइंट को आपको हाइलाइट करना पड़ता है, ठीक है? उसके बाद जो होती है पार्टिंग, देखो, अगर इस तरीके से पार्टिंग करेंगे, यहाँ स्ट्रेट कर देंगे, ये वाला जो एरिया है ना, बहुत रेडियस कम है, मशीनिंग में दिक्कत आएगी और प्रॉपर कटिंग भी नहीं होगा, ठीक है? तो इस रेडियस को इम्प्रूव करने के लिए हमने इसको जो है ऐसे एक रेडियस बना के, ऐसे एक पोर्शन बना के प्रपोज़ करके हमने इसको मना कर दिया है कि ये बनाओगे, इससे ज़्यादा ये बेहतर है। तो पार्टिंग में ये सारा चीज़ें आपको हाइलाइट करना पड़ता है। देखो, एज़ पर आर्टिकल डाटा पार्टिंग सरफेस क्रिएशन नॉट फीasible इन 1+1 प्लेसेस। ये वाला जो है फीasible नहीं है। बन सकता है इस तरीके से, आप आगे के लेके इस तरह से बनाओगे ना तो ये जो है भैया मेंटेनेंस में जाएँगे ज़्यादा। तो उसको हम इस तरीके से बनाओगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? और रेडियस भी मिनिमम यहाँ पे जो ये रेडियस है ना, ये रेडियस देखो बहुत कम है। ऐसे उठ के ऐसे खत्म हो गया। तो ये वाला तो उठ के खत्म वाला जो है मोड़ चलते-चलते ना ये वेयर आउट हो जाएगा। तो ये जो है सही है। तो हम जो है इसको इस तरीके से प्रपोज़ करा है, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख के रखा हूँ, एक बार पढ़ लोगे तो पता लग जाएगा आपको भी। एक बार मैं सारा चीज़ें समराइज़ कर दे रहा हूँ आपको, आपके लिए भी ईज़ी हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ें जो है देखो, ये जो पार्टिंग है ना, ये रेडियस में आता है। जब पार्टिंग किसी रेडियस में आता है ना, तो क्या होता है, स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है, मोल चलते रह जाएँगे। एक टाइम बाद जो है ना, ये रेडियस में ना बार आने लग जाता है। बार मतलब यहाँ पे जो पार्टिंग होता है ना, वो मोटा बन जाता है। बाद में जैसे पार्ट हाथ से क्लास खींचते हो ना, तो फिर क्या होता है, ऐसा लगता है ना ब्लेड टाइप का फ़ील आता है। तो ये जो है रेडियस में नहीं आना चाहिए, ठीक है? इसको भी आप बोल सकते हो कि हल्का-सा नीचे ले आओ इसको। अगर आप ठीक नहीं करोगे, डायरेक्ट इसको नीचे ले आओगे ना, तो फिर ये वाला पार्टिंग मोटा बन जाएगा। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है, ये वाले एरिया को अगर आप ऐसे मिलता है, तो ऑब्वियसली इसके बारे में बात करो। देखो यहाँ पे क्या आर्टिकल डाटा सरफेस क्लैशेस विजिबल 1% बात नॉट गुड, इट्स नॉट सो गुड, ठीक है? बन सकता है, नो डाउट। बट दिक्कत क्या आएगा मैंने आपको बता दिया है, बाद में जो है ये पार्टिंग मोटा बन जाएगा एक टाइम बाद, ठीक है? इसको हम क्या कर रहे हैं, सिंपली पार्टिंग ये वाला लेके हम उसको क्या बोले कि इसको हम ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं इसके बारे में। तो हम जो है जिसके लिए भी काम कर रहे हैं उसको हम हाइलाइट कर देंगे। सेम वही वाली चीज़ है, तो इसको जो है डायरेक्ट सीधा देखो, यहाँ पे कोई रेडियस नहीं है, रेडियस चाहिए, यहाँ पे देखो रेडियस है, तो ये चीज़ें ध्यान करने वाली बात है, ठीक है? नेक्स्ट वही वाली बात है, यहाँ पे आप पार्टिंग बनाओगे तो ये कैसे बनाओगे यार, पॉसिबल नहीं है। तो इसको जो है हल्का-सा यहाँ पे मार्क आके रेडियस को ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, तो इस तरीके से हम प्रपोज़ करा है इसको। नेक्स्ट जो चीज़ आती है आपकी ये वाली, देखो यहाँ पे रेडियस नहीं आते, प्रॉपर रेडियस ही, और यहाँ पे खत्म करोगे ना, ये डाउन बन जाएगा, ये मतलब ढलान-सा बन जाएगा, तो ये वाला स्लोप सही है। ये ऐसे करके ले जाना पड़ेगा इसको, इस तरीके से ले जाना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद आता है पार्टिंग लाइन, ये रेड कलर एज़ पर करंट आर्टिकल, ये वाला देखो ये सही नहीं है, ठीक है? ये इसको हम ऐसे इस तरीके से ले गए, ठीक है? इस तरीके से हम इसको ले जाएँगे। नेक्स्ट टाइम इसको क्या देखना है,
तो यहाँ पे ये वाला पार्टिंग पॉसिबल है ही नहीं, तो इसको जो है या इस तरीके से भी बना सकते थे आप, जैसे यहाँ पे मैंने इसको ज़्यादा ले लिया है, आप इसको जो है पास में लेके भी ऐसे भी बना सकते थे आप, वो आपके ऊपर है, ठीक है? तो इसको जो है जब पार्टिंग बनाओगे ये सब चीज़ें सुधारना पड़ेगा। उसके बाद जो आती है आपका नेक्स्ट पार्टिंग आती है, पार्टिंग पोज़ीशन यहाँ पे ड्राफ्ट नहीं है, तो ये स्नैप्स है, यहाँ पे ड्राफ्ट नहीं है, तो ड्राफ्ट है, तो ड्राफ्ट के लिए मैंने उसको प्रपोज़ करा है। तो यहाँ पे जैसे पार्टिंग कोजिंग सेट एट यहाँ पे कुछ एंगल चाहिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ परसेंट कर्व में है, कुछ परसेंट कैविटी में चला गया, ठीक है? यहाँ पे जो है इसको ड्राफ्ट चाहिए सरफेस में, तो मिनिमम जो है 3 डिग्री का हम बोल रहे हैं, 0.5 से लेके 3 डिग्री होती है, तो ड्राफ्ट ज़्यादा रहने से आराम से इजेक्शन होती है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे रेडियस है, ठीक है? हाइलाइटेड पार्टिंग आर्टिकल एंश्योर द पार्टिंग इज़ नॉट गुड इन कोड। यहाँ पे रेडियस है, ठीक है? तो यहाँ पे रेडियस को हटाने के लिए हम इसको बोल रहे हैं कि इसको आप हटा दो, रेडियस रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे आपका जो स्नैप्स बनता है, स्नैप नहीं बोलते इसको, क्या बोलते हैं हम? पैच बनता है, वो पैच प्रॉपर नहीं आएँगे। तो इसमें बहुत सारा पॉइंट्स है जिसको हम हाइलाइट करा। जैसे यहाँ पे रेडियस की ज़रूरत नहीं है, इसकी वजह से आप खराब देखेंगे, यहाँ पे भी रेडियस माँगता है। रेडियस नहीं भी होगा तो चल जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम स्लाइडर चला रहे हैं, ठीक है? स्लाइडर चला रहे हैं, तो यहाँ पे रेडियस इसलिए बोला है कि मैं यहाँ से पिन से स्लाइडर चला रहा हूँ, ये एक हाथ नहीं चला रहा हूँ, इकट्ठा चलाऊँगा तो यहाँ पे पार्टिंग शो हो जाएगा। यहाँ पे ड्राफ्ट के लिए मैंने प्रपोज़ करा और फिर भी चल जाएगा ये, साइड में है। ठीक है? हाइलाइटेड द फिर ज़ीरो ड्राफ्ट, इस फेस में ड्राफ्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्लाइडर चलेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे ड्राफ्ट देना पड़ेगा, नहीं तो खींचेगा फेस में, ठीक है? यहाँ पे इस ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे हमने ड्राफ्ट के लिए बोल दिया इसको। नेक्स्ट आता है, यहाँ पे भी क्लैश हो रहा है, देखा क्लैश हो रहा है कि हाँ, लिफ्टर बॉडी क्लैश हो रहा है, मतलब यहाँ पे जैसे लिफ्टर निकलेगा ना, ये लिफ्टर इस तरफ निकलेगा तो ये उठा वाला चीज़ है, ये उठा हुआ है तो ये डैमेज करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे कैन यू मेक दिस सबमरीन स्लाइडर विथ टिल्टेड कॉलम। सबमरीन स्लाइडर और टिल्टेड कॉलम मतलब होता है, ये जैसे ये लिफ्टर है ना, यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, ये कनेक्ट नहीं होगा, इसमें यहाँ पे खत्म होगा और ये ऊपर वाला लिफ्टर इस वाली ब्लॉक के साथ ये स्ट्रेट लिफ्टर होगा, इतना सा आइडिया, स्ट्रेट लिफ्टर होगा और ऊपर वाला जो होगा ये लिफ्टर में चलेगा। ये लिफ्टर जो है स्ट्रेट लिफ्टर के साथ स्लाइड करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे बोलने के लिए बताया। तो ये आपको समराइज़ कर दिया है, एक बार सारा चीज़ें एक बार देख लो, इस तरीके से आपको बनाना है। आई होप आपको समझ में आ गया। कहीं भी कुछ चीज़ें पूछना होगा आपको पार्ट में भेज दूँगा, पार्ट में साथ देख लेना, एक बार डीएफएम चेक कर लेना, एक-एक चीज़ें, पार्ट को एनालाइज़ कर लेना। कहीं पे कुछ चीज़ें आपको पूछना है तो आप बेझिझक पूछ सकते हो। एक बार मैं आपको कंपोनेंट दिखा देता हूँ, ठीक है? तो ये मेरा कंपोनेंट है बेसिकली, ठीक है? कंपोनेंट को मैंने मूव करके रखा है, जो भी आपको भी दूँगा मूव करके ही दूँगा। तो आप जो है कंपोनेंट को मूव कर सकते हो, ठीक है? कंपोनेंट जो है मैं इसको 90 डिग्री मूव कर देता हूँ। एक बार आपको दिखा देता हूँ। सेंटर पे नहीं लाया, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना है बस, इसलिए मैंने आपको ये दिखा रहा हूँ, ठीक है? 90 डिग्री रोटेशन करना है। ये कौन-सी आएगा, ये वाला एरिया केविटी में आएँगे, ठीक है? नीचे वाला एरिया कोर में आएँगे, तो ये ध्यान रखना है आपको, कोर कौन-से में जाएँगे, केविटी किस में जाएँगे आपके। लास्ट तो वो था, थोड़ा-सा माइक का आवाज़ आ रहा है, तो मैं माइक के लिए चेंज करने के लिए बोल दिया हूँ, ठीक है? ये उल्टा आ जाएँगे आपके, ये रिवर्स डायरेक्शन। आपको क्लियर है, समझ में आ जाएँगे, सारी चीज़ें मैंने बता ही दिया होगा आपको। फिज़िबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको एक-एक पार्ट की जब फिज़िबिलिटी बनाते हो ना, डीएफएम बनाते हो, जो-जो चीज़ें आपको मतलब गड़बड़ लगता है, उसके ऊपर बिल्कुल पॉइंट बनाओ। जो-जो आपको गड़बड़ लगता है, उसके ऊपर पॉइंट बना दो आप, बिल्कुल पॉइंट बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पे कुछ चीज़ें होगा, जब आपके डीएफएम सेव होंगे, तो वहाँ पे पॉइंट आएगी, लेकिन डीएफएम में नहीं बताओगे, तो फिर बाद में दिक्कत आएगी आपको। तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ठीक है, सब ओके है? देखो आप सब तरीके से ओके है। एक बार मैं आपको इसकी ग्राफ एनालिसिस करके दिखा देता हूँ। एक सप्ताह में दिखाया था, अभी दोनों में दिखा देता हूँ आपको मैं। दोनों में दिखा दूँगा तो आपको समझ में आ जाएँगे। और यहाँ पे जैसे बड़ा ऑटोमोबाइल पार्ट में काम करते हो ना, तो इसकी जो प्रीव्यू है ना, इसको ऑफ कर लेना, नहीं तो आपका सिस्टम जो है ना स्लो हो जाएगा। बहुत सिंपल है ये, बहुत सिंपल तरीके से सिखाऊँगा मैं, एकदम आप टेंशन ही ना लो, बिंदास बना सकते हो। ये जो है ना 12-15 साल लोग बनाते हैं, मैं आपको जो है इतना सिंपल तरीके से सिखाऊँगा ना, आप बताओगे सर बहुत बढ़िया से सिखाया। तो 0.5 का ग्राफ यूज़ करो, ठीक है? यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आप देखते हो तो आपको पता लग जाएगा किस तरीके से बनाना है। यहाँ पे कोई ड्राफ्ट नहीं है, यहाँ पे ड्राफ्ट बहुत कम है, ठीक है? तो यह कोई दिक्कत नहीं है, तो इंसर्ट में चला जाएगा। यहाँ पे देखो प्रॉपर तरीके से है, प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे ड्राफ्ट कम है, ये वो पोर डिजाइनिंग है, ठीक है? यहाँ पे ड्राफ्ट कम है, कोई बात नहीं, चल जाएगा। तो पार्टिंग मेरा क्लियर हो रखा है, यहाँ से यहाँ तक आएगा। तो ये देखो यहाँ पे कट कर रखा हूँ, ये जो मैंने आपको पॉइंट हाईलाइट करा था ना, तो यहाँ पे ऐसे कट कर दिया है। देखो यहाँ पे ऐसे कट कर दिया है, क्योंकि
इसको मुझे ड्राफ्ट को सही करना है, तो ये इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से जाएगा। देखो, दिख रहा हूँ? ये रेड में है ना, ये इस तरीके से जाएगा ड्राफ्ट को सीधा करने के लिए। तो मैं आपको ये वाला पॉइंट भी दिखा देता हूँ। बाकी चीज़ें आपको पता ही है। ये यहाँ पे जो ये रेडियस था, है ना, ये रेडियस था ना, इस रेडियस को हमने नीचे से यहाँ पे ले लिया, पार्ट को थोड़ा सा काट करके फिर दोबारा से रेडियस लगा दिया। तो ये चीज़ें आपको परमिशन लेना पड़ता है। DFM में मैंने आपको हाईलाइट करा ना, इसमें परमिशन लेना पड़ता है। देखो, ये वाला एरिया जो है, ये पिन जो है स्टेप में बनेगा, ये कैविटी में रहेगा, और ये ब्लू वाला जो है कोर में जाएगा, मतलब पिन आपका स्टेप में बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देख में आ गया सब चीज़ें। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता दी, ये जो काट करके रखा हूँ, है ना। जैसे यहाँ पे देखो, ये जो है रेड में है, मतलब यहाँ पे हमने काट कर रखा था, इसको काट करके यहाँ पे रेडियस डाल दिया। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना पीपीटी में, स्टार्टिंग में आपको जो मैंने पीपीटी दिखाया था, यहाँ पे क्या आ रहा था, ये देखो, ये वाला जो है अंदर कट आ रहा था, तो इसको हमने ठीक करा है। ठीक है, तो ये पूरा टूल है। अब अंदर कट की बात करते हैं। जैसे आपको यहाँ पे अंदर कट यहाँ पे दिख रहा है, ये तो अंदर कट है, लिफ्टर के मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे लिफ्टर आने वाला था, इस साइड में है, ये लिफ्टर है, ऑब्वियसली बात है, लिफ्टर आएगा, ये लिफ्टर आएगा, 2 लिफ्टर मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पे आपको लिफ्टर आएंगे। ठीक है, लिफ्टर यहाँ पे बताओगे सर यहाँ पे लिफ्टर क्यों आएंगे, यार सीधा है, लेकिन यहाँ पे बुशिंग है ना आपका, तो ये कंपोनेंट का बुशिंग आ रहा है। मैंने मूव बॉडी में उसको सिलेक्ट नहीं करा। मैं दिखा देता हूँ एक बार। कुछ चीजें ना साथ में लेके करते हो ना, बहुत बढ़िया होता है यार, बहुत बढ़िया होता है। साथ में लेके सारा चीजें करा करो, अब आपको सीखने को बहुत मिलने वाला है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूँ। एज ए मोल बनाओगे ना, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल ना दूसरे से अलग हो जाएगा। मतलब आपकी कॉन्फिडेंस और किसी और की कॉन्फिडेंस में बहुत फर्क मिल जाएगा आपको, क्योंकि आप जो है इतना डिटेलिंग में आप कर रहे हो और इतना डिटेलिंग में सीख रहे हो। ठीक है, अ, यहाँ पे देखो कंप्लीट मोल आ रहा है आपका आगे। अब जो है मैं इसको भी ले आता हूँ, इन दोनों को। अब देखो, इसकी ओपनिंग साथ में है क्योंकि इंसर्ट मोल्ड है। अब इंसर्ट मोल्ड बना रहे हो तो ये साथ में है आपका, इसको मैं सिलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, फेस में इंसर्ट मोल्ड हम बनाते हैं। जैसे मेरा यहाँ पे ये मोल्डिंग डायरेक्शन कहाँ चला गया, इधर चला गया ना, इधर चला गया, तो ये फिर क्या चलाऊंगा, इसको मैं लिफ्टर चलाना पड़ेगा। ऐसे लिफ्टर होता है ना, देखो ये लिफ्टर होता है ना, अंदर कट बन गई। इसके लिए जो हम इसको अंडर स्लैश चलाए। अब क्यों अंडर स्लैश चलाए आपको मैंने बता दिया हो। ठीक है, लिफ्टर से हम नहीं चलाएंगे इसकी। यहाँ पे देखो, ये अलग डायरेक्शन में बन रहा है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम स्टेप में बना सकते थे, लेकिन स्टेप में नहीं बनाऊंगा क्योंकि यहाँ पे बुशिंग है, ये बुशिंग है ना, ये आपको बुशिंग है। ठीक है ना, यहाँ पे मैं इसको सॉलिड पुट्टी कर, ये देखो अलग सा बुशिंग है ना आपका, तो इस बुशिंग के चक्कर में आपको अलग तरीके से बनाना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, या फिर ड्राफ्ट नहीं है तो हाईलाइट कर रखा था, जहाँ जहाँ ड्राफ्ट नहीं, इस पर ड्राफ्ट नहीं था, हाईलाइट कर रखा था मैं रेड कलर से। ठीक है, तो आपको फिजिबिलिटी समझ में आ गया, सारा चीज़ें कैसे देखते हैं, कैसे-कैसे करना है आपको। पार्ट को अलाइन कर लेना है, अलाइन करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हर एक पार्ट जब भी प्रोडक्ट जिन पे आते हैं, अलाइन करके आती है, नहीं तो आपकी इसकी एक्सिस दे के आते हैं। एक्सिस कैसे देते हैं, जैसे मेरा ये कंपोनेंट है, लेट्स से मेरा ये कंपोनेंट है, ठीक है? यहाँ पे मैंने पार्टिंग दे रखा हूँ। पार्टिंग में बना रखा हूँ, ठीक है? मैं इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं बना रखा हूँ, इसकी जो है एक्सिस मैं यहाँ पे दे रखा हूँ, ये वाली। देख रहे हो ना? ये वाला जो मैं एक्सिस है, इसको मैं दे रखा हूँ। देख रहे हो? ये वाले जो एक्सिस है ना, मैं इसको दे रखा हूँ। क्यों दे रखा हूँ? क्योंकि ये मेरा डोटुम मेरा यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट क्यों कर रहा हूँ, देखो डोटुम मेरा यहाँ पे, लेकिन एक्सिस मेरा यहाँ पे है। तो ये एक्सिस में पहले दे रखा हूँ, तो एक्सिस को दे के ही बनाना पड़ता है। जब भी मूल डिज़ाइन बनाते हो तो यहाँ पे एक्सिस निकालना पड़ता है, एक्सिस निकाल के आप काम कर सकते हो। ठीक है, ये पार्टिंग है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा मैं आपको पार्टिंग सिखाऊँगा। पार्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है? बहुत कुछ चीज़ें देखना पड़ता है आपको। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी चीज़ें आप इसको एक बार प्रॉपर तरीके से कर लेना, डीएफएम खुद से बना लेना, ऐसे नहीं देख लिया तो हो गया। खुद से एक बार उसको बिल्कुल बना लेना और सारा चीज़ें एनालिसिस करके अपना एक खुद डीएफएम बनाओ और वो डीएफएम को मेरे को सेंड करो। आप खुद ना डीएफएम खुद बनाओ और वो डीएफएम मुझे सेंड करो आप, मैं चेक करूँगा उसको, ठीक है? क्योंकि मैंने तो सिखा दिया, आपको भी बनाना आना चाहिए, तो एक बार खुद से बना के मुझे आप सेंड करो, मैं सारा चीज़ें खुद से चेक कर लूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्टिंग कराऊँगा, ठीक है?